तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बीएस कॉमर्स एजुकेशन। फर्स्ट ईयर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हमने ये पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, अगले मोड पर चलते हैं। अगला टॉपिक, अगला प्रॉब्लम जो होगा हमारा वो आज ये रहा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज ऑन 31st December 2020, who shares profit and losses in the ratio of 40%, 40% and 20%. So we have a balance sheet to here, and the balance sheet is liabilities, amount, assets and amount. Creditors, Y's loan, a reserve fund, capital balance is there, X, Y and Z for building, machinery, stock, debtors and cash. The firm was dissolved and the assets realized gradually as follows. The firm is dissolved, okay, and 17th January we have assets realized and we have also the expenses. 22nd February assets realized, also the expenses. 6th March 2020-21 assets realized and also the expenses. Prepare a statement showing a piecemeal distribution of cash as per notional loss method. Apply the principles of Gardner-Vassal's method. तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि हमने जो पहले प्रॉब्लम्स देखे वो थे हमारे सरप्लस कैपिटल मेथड के। आज हम पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का ये प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारा कौन सी मेथड के ऊपर डिपेंड है? सरप्लस कैपिटल की मेथड है, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है एज पर नेशनल लॉस मेथड, जिसको मैक्सिमम लॉस मेथड भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं दोस्तों। वाइल द टाइमिंग ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, आपको क्या करना है? तो आपको कुछ इस तरीके का चार्ट प्रिपेयर करना है, जहां पर लिखना है ऑन द टॉप साइड ऑफ द दिस पेज, या फिर आप जो भी नोटबुक पर सॉल्व कर रहे हैं वहां पर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अंडर नेशनल कैपिटल मेथड ऑब्लिक मैक्सिमम लॉस मेथड। जी है दोस्तों, हम अभी मैक्सिमम लॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ इनटू द फर्स्ट कॉलम वी हैव अ डेट 2020-21 पर्टिकुलर्स। एक कॉलम ब्लैंक छोड़ दे, क्यों छोड़ना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। कैश लिखना है बिकॉज वी हैव अ कैश टू दी हेयर, और हम जैसे ही पेमेंट्स करते हैं, जी हाँ, डिजोल्व के मामले में जैसे हमने पहला प्रॉब्लम देखा, दूसरा भी देखा, उसमें मैंने बताया था कि हमें यहाँ पर कुछ पेमेंट्स करनी होती है, लाइबिलिटीज को पे करना होता है। तो ऐसे समय में हमारे पास में कुछ लाइबिलिटीज होती है। तो यहाँ पर कुछ लाइबिलिटीज है, कैसी है? एक तो है पहली क्रेडिटर, दूसरी है वाइज लोन और तीसरी है कैपिटल्स। ये है दोस्तों रिजर्व हमारा फंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रेडिटर ले लिया, वाइज लोन ले लिया और यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक कॉलम छोड़ दिया है। हालांकि कुछ काम का नहीं, बट फिर भी मैंने छोड़ दिया। कुछ यदि अगर होता है तो हम वो ऐड कर लेंगे। रेशियो का आपको कॉलम लेना है, उसके बाद में कैपिटल बैलेंसेस, जैसे कि यहाँ पर एक्स, वाई और जेड। तो इतना दोस्तों आप लोगों को सिंपल सा कर लेना है। उसके बाद में हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम को हम शुरुआत करते हैं छोड़ने की, सॉल्यूशन करने की। तो पहली दफा हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो जैसी सरप्लस कैपिटल मेथड में हमने देखे थे कि हमें दो चार्ट बनाने पड़ते हैं, वैसे यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चार्ट बनाना पड़ता है, आंसर चार्ट, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अंडर नेशनल कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर क्या करना है, तो पहले तो हम जैसे सरप्लस कैपिटल मेथड है वैसे ही ये मेथड है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज हमें दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर पहले क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर बैलेंसेस को ट्रांसफर कर लेना है। तो चलिए जल्दी से बैलेंसेस को ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी 2021 और नाम देंगे बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट। जी है दोस्तों, अब कुल मिलाकर मेरे पास में यहाँ पर कितना कैश है,
तो मैं कैश भी देखूंगा। सो वी हैव अ कैश बैलेंसेस ₹2000 इज देयर। तो यहाँ पर मैं 2000 कैश लिख दूंगा। क्रेडिटर का कितना बैलेंस है? 10,000। तो 10,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। वाइज लोन कितना है? द लोन है 5,000 रुपीज। ओके, तो चलिए मैंने 5,000 भी यहाँ पर लिख दिया। ये ब्लैंक है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। रेशो हमारे पास में है 40%, 40% एंड 20%। तो दोस्तों रेशो को मुझे निकालना है, तो रेशो के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी वर्किंग नोट प्रिपेयर करने का प्रयास किया है, तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कैलकुलेट अ रेशो कैपिटल बैलेंस हम लेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एक्स, वाई और जेड। तो रेशो इनका क्या बताया? 40%, 40% एंड 40%। तो इनका 40% में से मतलब ये जो 40% है, ये 40% है और ये 20% है, माफ कर दीजिए मैंने 40% कह दिया। तो ये 4 को नीचे ले लेंगे, 0 को कट कर देंगे। तो 4 को नीचे लेने के बाद में हमारे पास में रेशो कुछ इस तरीके से निकल के आता है 2:4:1। और यदि अगर इसको डिवाइड करेंगे एज लाइक दैट 2:1, 2:4, तो यहाँ पर हमारा रेशो बन के आता है 2:1। तो ये सिंपल सा रेशो था, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी रेशो निकालने के लिए। जैसे ही आप ये देकर ऐसा भी रेशो रखना चाहते हैं 40%, 40% टू 20%, तो आप वैसे भी रेशो रख सकते हैं। बट हालांकि हम यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा दिक्कत हमें ना दे, इस वजह से हमने ऐसा रेशो निकाल के रखा है। तो यहाँ पर मैं रेशो लिख दूंगा दोस्तों। तो रेशो क्या है? 2/2:1। यह दोस्तों 2:2:1। और यहाँ पर बैलेंस कितना है? कैपिटल का बैलेंस मैं ट्रांसफर करूंगा। तो वी हैव अ बैलेंसेस ऑफ कैपिटल 13,000, 10,000 एंड 3,000। चलिए मैं लिख देता हूँ 13,000, 10,000 एंड 3,000 रुपीज। दोस्तों यदि अगर आपको ये चीज नहीं देखनी है बैलेंस ट्रांसफर कैसे करते हैं या नहीं करते, तो आप फॉरवर्ड करके भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पहली स्टेप ये कर ली। तो अभी हमारे पास में दोस्तों बैलेंस पड़ा है, वी हैव अ बैलेंसेस ₹2,000 कैश बैलेंस पड़ा है। तो हम ये जो 2,000 पड़े हैं, इससे हम क्या करेंगे? अभी ऑर्डर ऑफ पेमेंट करेंगे। तो पहले किसकी पेमेंट करनी है? क्रेडिटर की, वाइज लोन की, या फिर कैपिटल्स को पे करना है? तो दोस्तों ध्यान दे, यहाँ पर कुछ भी पेमेंट करने से पहले हमें एक बार बैलेंस शीट को चेक करना बहुत जरूरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि यदि अगर बैलेंस शीट में कुछ नए फंडे दिए हुए है, तो शायद वो वहां पर ऐड या लेस हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने सरप्लस कैपिटल में देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस था, तो वैसे ही यहाँ पर भी मैक्सिमम लॉस मेथड में हमें दिया गया है रिजर्व फंड 5,000 रुपीज। तो रिजर्व फंड कहाँ पर ऐड होता है? आप लोगों को मालूम है 101%, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। लायबिलिटी साइड में हम रिजर्व फंड को ऐड करते हैं। तो कैपिटल्स में हम रिजर्व फंड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं उसी तरीके से लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पर लिखूंगा ऐड रिजर्व फंड। किस तरीके से ऐड करेंगे? तो रिजर्व फंड के लिए भी हम यही रेशो यूज करेंगे 5,000 के लिए। तो यहाँ पर मैं इज इक्वल टू कर दूंगा, कितना है अमाउंट? यस 5,000 रुपीज। 5,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। अब डिवाइडेड बाय 5 क्यों लिया? तो 2:2 4 एंड 4:1 इज 5, इस वजह से मैंने यहाँ पर 5 लिया था। चलिए मैं यहाँ पर फिर से आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूं। तो यहाँ पर 5,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 आ गया 2,000, और लास्ट में आ जाएगा हमारा 1,000 रुपीज। 1,000 क्यों आ गया? 2,000, 2,004 और 1,005। इसका मतलब रिजर्व फंड हमने ट्रांसफर कर लिया। तो दोस्तों ये तो दो अमाउंट हमने ऐसे ट्रांसफर कर ली। अब हमारा तीसरा पड़ाव आता है, तीसरा मुकाम आता है, तो उसको हम नाम देते हैं, जैसे ही हमने सरप्लस कैपिटल मेथड में देखा वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे बैलेंस ड्यू। कितना बैलेंस अभी ड्यू है? तो यहाँ पर 2,000 हमारे पास में कैश पड़ी है, 10,000 यहाँ पर ड्यू है, यहाँ पर 5,000 ड्यू है, ये हमारा रेशियो है। और 13,000 प्लस 2,000 हमारा हो गया 15,000। यहाँ पर 10,000 और 2,000 हो गए हमारे 12,000 कुल मिलाकर, और यहाँ पर हो गए हमारे 4,000 रुपये। तो इतना बैलेंस दोस्तों हमारा ड्यू है। तो अभी मेरे पास में कैश यदि अगर पड़ी है तो मैं यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा।
जी हाँ दोस्तों, तो पहले हम यहाँ पर क्रेडिटर की पेमेंट कर देते हैं। लिखेंगे लेस पेड टू क्रेडिटर्स, लिखेंगे लेस पेड टू क्रेडिटर्स। चलिए कितना पेमेंट कर देते हैं क्रेडिटर को, जितनी बैलेंस हमारे पास में पड़ा है उतना का उतना। तो 2000 मैंने पेड कर दिए। अब फिर से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बैलेंस ड्यू निकालने का प्रयास करूंगा। तो बैलेंस ड्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो घटाकर अमाउंट निकालनी पड़ेगी माइनस करके। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कैसे निकालते हैं। ओके, तो दोस्तों बैलेंस ड्यू मुझे अभी निकालना है। बैलेंस ड्यू कितना था यहाँ पर 2000, मैंने 2000 पे कर दिया क्रेडिटर्स को, तो यहाँ पर बैलेंस कितना आ गया, 0। अब 2000 मैंने किसको पे किए, क्रेडिटर्स को, तो 10,000 में से 2000 माइनस हो जाएंगे, बैलेंस आ गया हमारा 8000 रुपीज। और यहाँ पर बैलेंस जैसे का वैसे, मतलब वाइज लोन 5000, एक्स वाई और जेड का उतना ही जितना ऑलरेडी है। दोस्तों अभी मुझे देखना ये है कि मेरे पास में कैश पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो अब हम जाएंगे प्रॉब्लम के ऊपर और यहाँ पर प्रॉब्लम को ठीक से देखेंगे। कैश हो गई 2000 हमारी खत्म, जो ये 2000 थे वो हमारे चले गए। अभी हम देखेंगे कि एसेट्स कुछ रियलाइज्ड हुए हैं या नहीं है। तो वी हैव एसेट्स रियलाइज्ड इज हियर। 17 जनवरी को, 22 फरवरी को, 6 मार्च को हमारे पास में 3 एसेट्स कुछ इस तरीके से रियलाइज्ड हुई है। पहली है 17 जनवरी की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे आंसर वे में, लिखेंगे 17 जनवरी 2021। इसको नाम देंगे फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन। और यदि अगर आपने हमारा पहला प्रॉब्लम देखा होगा, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अंडर द सरप्लस कैपिटल मेथड, तो आपको मालूम होगा कि हम क्या करते हैं, एसेट्स रियलाइज में से जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अमाउंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अमाउंट ले लेता हूँ दोस्तों, तो जैसे कि इज इक्वल टू 10,500 माइनस एक्सपेंसेस कितना है 500 रुपीज, तो 10,000 हमारी यहाँ पर अमाउंट आ गई। अभी मेरे पास में इतना बैलेंस पड़ा है, तो इसमें से मैं क्या पे करूंगा, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर की पेमेंट और भी बाकी है करना। कितना अमाउंट बाकी है, तो कुल मिलाकर मुझे और 8000 देने बाकी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 8000 रुपीज और यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 8000 रुपीज। अब मुझे बैलेंस ड्यू निकालना है, तो बैलेंस ड्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंस ड्यू। 10,000 में से 8,000 चले गए, बचे 2,000 और यहाँ पर जीरो बैलेंस, यहाँ पर 5,000 रुपए और कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं जीरो लिख देता हूँ, हालांकि ये कुछ काम का नहीं है। यहाँ पर बचे हमारे 15,000 वैसे के वैसे, यहाँ पर बचे हमारे 12,000 जैसे के वैसे और यहाँ पर बचे हमारे 4,000 रुपीज। तो दोस्तों इतना तो मेरे ख्याल से शायद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों मुझे क्या करना है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि क्रेडिटर को मैंने पे कर दिया। अब नेक्स्ट बारी आती है वाइज लोन की, तो वाइज लोन को भी मुझे अमाउंट पेड करनी है, क्योंकि उसने लोन लिया था तो उसको भी अमाउंट हम दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेस पेड टू वाइज लोन। अभी लोन के लिए मेरे पास में पेड कितना करना है, लोन को 5,000 और बैलेंस कितना पड़ा है 2,000, तो मैं पूरा 2,000 इसको पे कर दूंगा अभी फिलहाल तो 2,000। तो मेरे पास में बैलेंस कितना ड्यू बचता है, तो यहाँ से हम इसको अभी डायरेक्टली उठा लेते हैं, तो बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। दोस्तों यदि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए क्या नहीं अच्छा लगा है। तो देखिए दोस्तों 2000 में से 2000 माइनस हो गए, यहाँ पर मेरा जीरो बैलेंस हो गया। अभी 5000 में से 2000 माइनस हो गए, तो यहाँ पर मेरा बैलेंस हो गया 3000 और रिमेनिंग बैलेंस जैसे का वैसे। तो इतना तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ठीक से समझ में आया होगा। अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट पड़ाव पे। तो जो है हमारा यहाँ पर 17 जनवरी की हमारे एसेट्स रियलाइज हो चुकी, वो खत्म हो गई। अभी हमारे पास में और बैलेंस है, हाँ सच में है। सेकेंड मतलब 22 फरवरी को हमारे पास में 15,750 का एसेट्स रियलाइज हुई है, उसमें से एक्सपेंसेस चले गए 750। तो हमारे पास में कुल मिलाकर बैलेंस कितना बचता है 15,000 रुपीज। इसमें से कौन सी अमाउंट चलेगी,
15,750 में से 750 चले जाने के बाद में हमारे पास में जो बैलेंस बचता है वो बचता है 15,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली दोस्तों अमाउंट लिखूंगा। डेट हमारी क्या थी? 22 फरवरी, 22 फरवरी 2021, और मैं यहाँ पर इसको नाम दूंगा सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन। और अमाउंट हमारी कितने आ गई दोस्तों? तो 15,000 हमारी अमाउंट एक्चुअल आ गई वहां पर। अब ये 15,000 में से मुझे लेस करना है, लेस पेड टू, इसको मैं पेड करूंगा पेड टू वाइज लोन, क्योंकि वाई का लोन मुझे और भी पे करना बाकी है। कितनी अमाउंट पे करने बाकी है? 3,000 रुपीज उसके पे करने बाकी है। तो चलिए दोस्तों, ये आ गए 3,000 यहाँ पर, और ये आ गए 3,000 यहाँ पर, क्योंकि मुझे पे करना है इसकी वजह से। तो दोस्तों यही आपको ट्रिक्स यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, यदि अगर सरप्लस कैपिटल मेथड है, नेशनल कैपिटल मेथड है, तो बैलेंस कितना बचता है और कितना पे करना है, बस यही ध्यान में रखना है। ठीक है। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बैलेंस ड्यू निकालता हूँ। तो 15,000 में से 3,000 चले गए, तो बैलेंस कितना बचा? 12,000 रुपीज। यहाँ पर जीरो बैलेंस, और यहाँ पर जैसे का वैसे बैलेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जीरो बैलेंस और यहाँ पर वैसे का वैसे बैलेंस हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ से अभी हमारी नेशनल कैपिटल, माफ कर दीजिए, नॉशनल कैपिटल मेथड, जिसको हम मैक्सिमम लॉस मेथड कहते हैं, वो प्रिपेयर होती है। आप नेशनल नेशनल भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, नॉशनल उसका नाम है दोस्तों। तो ऐसी गड़बड़ ना करें जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर से हमारी अभी मैक्सिमम लॉस मेथड स्टार्ट होती है दोस्तों। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पर अभी 6 मार्च की डायरेक्ट लास्ट फाइनल पेमेंट है और बाकी कुछ है नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर मैं अभी जो कुछ भी लिखने वाला हूँ वो आप ध्यान देकर समझ में ले लें, फिर जाकर आप अपने तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें दोस्तों। तो अभी मैक्सिमम लॉस मेथड के कुछ रूल्स, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिखूंगा, वो बहुत अहम आपके लिए होंगे दोस्तों। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो हमें यहाँ पर लिखना है टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल कहाँ पर है मेरा? तो टोटल कैपिटल मैं यहाँ से निकलूंगा, जैसे कि 15,000 प्लस 12,000 और प्लस 4,000 रुपीज। ठीक है। तो मेरा एक्चुअल अभी टोटल कैपिटल कितना आ गया? 31,000 मेरे पास में टोटल कैपिटल आ गया दोस्तों। अब इसमें से मैं क्या करूंगा? इसमें से मैं लेस करूंगा और उसको कहूंगा, लेस को नाम दूंगा अवेलेबल सरप्लस। अभी मेरे पास में अवेलेबल सरप्लस कितना है? तो अवेलेबल सरप्लस बैलेंस है 12,000 रुपए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 12,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अभी 12,000 रुपए मैंने लिख दिए। तो टोटल कैपिटल में से अवेलेबल सरप्लस माइनस होने के बाद में मेरे पास में जो बैलेंस बचेगा उसको मैं नाम दूंगा मैक्सिमम लॉस। उसको मैं नाम दूंगा मैक्सिमम लॉस। अब हो गए 31,000 में से 12,000 चले जाने के बाद में मेरे पास में जो बैलेंस बचता है 19,000, उसको मैं नाम दूंगा मैक्सिमम लॉस। और दोस्तों यही मैक्सिमम लॉस को हमें क्या करना है? तो इसी मैक्सिमम लॉस को हमें पेड कर देना है। पेड कैसे करना है? तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स इन देयर रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर इन देयर रेशियो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 19,000 लिख देता हूँ। ओके। और 19,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स लोगों को। तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? आप ध्यान दें ठीक सर, ठीक से। 19,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 7,600 is equal to 19,000 divided by 5 into 2. 7,600 is equal to 19,000 divided by 5 into 1. 7,600। ये मैंने कैसे लिया? तो दोस्तों हमने रेशियो कैलकुलेट किया था, जो रेशियो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 2:2:1, वही रेशियो है। हमें रेशियो से हमें उसको क्लियर करना है, अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू दी पार्टनर्स। तो दोस्तों ये अमाउंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अभी अगली जो अमाउंट आएगी, मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स इन देयर रेशियो, तो अगली जो अमाउंट अभी हमारे पास में आने वाली है उसको हम नाम देंगे
क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, उसको हम नाम देंगे क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। अब ये बैलेंस कहाँ से, मतलब ये 19,000 में से 19 चले गए, यहाँ पर तो मैं 0 लिख देता हूँ पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए बैलेंस जो आ रहा है क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, तो बैलेंस कहाँ से कितना आ रहा है, तो 15,000 में से 7,600 माइनस करने, ध्यान दीजिए 15,000 माइनस 7,600, हमारे पास में बैलेंस आ गया 7,400 रुपीज। यहाँ पर भी उसी तरीके से करना है, 12,000 माइनस 7,600, बैलेंस आ गया 4,400 रुपीज इज इक्वल टू 4,000 माइनस 7,600, बैलेंस आ गया 3,600 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, ठीक से इसको माइनस करेंगे, मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए यहाँ पर ठीक से अमाउंट को देख लेते हैं, 19,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, 3,800। जी हाँ दोस्तों, तो वही गड़बड़ यहाँ पर हो रही थी, 4,000 माइनस 3,800, 200 रुपीज यहाँ पर आने चाहिए जी बराबर। तो ये 200 बराबर आ गए, जैसे कि कैसे, मतलब यहाँ पर हमें गड़बड़ी क्यों हो रही थी, जैसे इज इक्वल टू करेंगे तो आप देखिए ध्यान दीजिए ठीक से, 7,600 प्लस 7,600 प्लस 3,800 इज इक्वल टू 19,000, तो ये 19,000 आने चाहिए थे, हालांकि यहाँ पर 7,600 थे जो 19,000 नहीं आ रहे थे, तो ये वो गड़बड़ी वहां पर थी दोस्तों। तो ये बैलेंस 15,000 में से 7,600 माइनस होने के बाद में 7,400, 12,000 में से माइनस 7,600 के बाद में 4,400, और 4,000 में से 3,800 माइनस होने के बाद में हमारे पास में बैलेंस बचता है माफ कीजिए, बैलेंस बचता है हमारे पास में 200 रुपीज। तो ये कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। अभी हमें पे करना है लेस पे टू, यहां पर मैं लिखूंगा ऑल पार्टनर्स। क्या पे करना है, तो ये जो अमाउंट हमारी ऊपर पड़ी है बैलेंस ड्यू 12,000 रुपीज, उसको पे करना है 12,000 रुपीज। तो दोस्तों ध्यान दें यहाँ पर, तो 12,000 मुझे पे करना है, तो मैं एक्चुअल 12,000 कैसे पे करूंगा, तो कुछ इस तरीके से ये अमाउंट आती है इज इक्वल टू 7,400 प्लस 4,400 प्लस 200। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जादू हमें दिखाई देती है कैपिटल नॉशनल कैपिटल मेथड में या फिर मैक्सिमम लॉस मेथड में। यदि अगर आपकी ये अमाउंट बैलेंस ड्यू की ये अमाउंट और ये अमाउंट जो कि हमने कहाँ पर ट्रांसफर की है क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट में, वो यदि अगर सेम सेम आ रही है तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सही जा रहा है। बट यदि अगर वहां पर कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम कहीं पर तो कुछ मेल नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर ये 12,000 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर डायरेक्टली 7,400 लिखेंगे, यहाँ पर 4,400 लिखेंगे और यहाँ पर हम 200 लिखेंगे दोस्तों। अभी हमें निकालना है बैलेंस ड्यू, तो यहाँ पर मैं नाम दूंगा और लिखूंगा बैलेंस ड्यू। तो मेरे पास में अभी 12,000 में से 12,000 चले गए, जीरो बैलेंस है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। और रही बात यहाँ पर, तो यहाँ पर बैलेंस मुझे कैसे निकालना है, तो 15,000 माइनस 7,400, ध्यान दीजिए 15,000 माइनस 7,400 इज इक्वल टू 15,000 माइनस 7,400, 7,600 बैलेंस आ गया। यहाँ पर भी वैसे ही 12,000 माइनस 4,400, 4,400 बैलेंस आ गया 7,600, और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से 4,000 माइनस 200 बैलेंस आ गया 3,800 रुपीज। तो दोस्तों ये था पहला पड़ाव हमारा मैक्सिमम लॉस मेथड का। ध्यान दीजिए टोटल कैपिटल हमने पहले निकाला, ठीक है, टोटल कैपिटल हमने निकाला 31,000, जो कि ये था 15,000, 12,000 और कुछ अमाउंट बाजू में है, तो वो भी अमाउंट देख लेते हैं सर कौन से अमाउंट है, 4,000 रुपीज, तो वो हमारा हो गया 31,000। उसके बाद में हमारे पास में अवेलेबल सरप्लस था 12,000, उसको हमने वहां से माइनस कर दिया, तो हमारे पास में बैलेंस चल के आया मैक्सिमम लॉस मेथड का
बैलेंस था 19,000, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। 19,000 को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था रेशियो में। उसके बाद में जो बैलेंस हमारे पास में बचता है उसको हमने नाम दिया क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में हमारे पास में ये जो बैलेंस पड़ा था, बैलेंस ड्यू, वो हमने पेड कर दिया पार्टनर्स को 12,000। और पेड होने के बाद में हमारे पास में बैलेंस ड्यू अभी जो बैलेंस है वो कुछ इस तरीके का है, 7,600, 7,600 एंड 3,800। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप समझ में आए होंगे। यदि अगर नहीं तो आपको क्या नहीं समझ में आया दोस्तों, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए क्या आपको नहीं समझ में आया। जी हाँ दोस्तों, चलिए अभी नेक्स्ट बैलेंसेस के ऊपर जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 22 फरवरी का रियलाइजेशन। अभी नेक्स्ट रियलाइजेशन के ऊपर जाते हैं, जिसको 6 मार्च को ये रियलाइजेशन हमें मिला है, जो है 9,300 रुपीज़ का। और 300 रुपीज़ हमारे यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं। तो 9,300 रुपीज़ में से 300 रुपीज़ चले जाने के बाद में हमारे पास में बैलेंस बचता है 9,000 रुपीज़। अब ये 9,000 रुपीज़ को हम दोस्तों नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये हमारा कौन सा था, सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन। और इसके बाद में यदि अगर कुछ है, मतलब 6 मार्च के बाद में यदि कुछ रहता था तो शायद हम इसको अलग नाम देते थे, बट अभी कुछ नहीं, तो इसकी वजह से हम कुछ इस तरीके का नाम देंगे और उसको कहेंगे। ध्यान दें दोस्तों ठीक से, बिल्कुल गड़बड़ ना करें, बिल्कुल इधर उधर ना ध्यान दें। 6 मार्च, इसको मैं नाम दूंगा 6 मार्च 2021। नाम दूंगा फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन। और फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन कितनी है? इज इक्वल टू 9,300 माइनस 300 माइनस 300 रुपीज। बैलेंस बचा 9,000। इसको मुझे पे करना है दोस्तों, बट पे करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का ट्रिक वहां पर यूज करना है। जो क्या है कि हमें अभी पहले निकालना है टोटल कैपिटल, अवेलेबल सरप्लस जो अभी 9,000 रुपीज है मेरे पास में, मैक्सिमम लॉस निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर उसके बाद में क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट को, और लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स विद बैलेंस ड्यू हमारे पास में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके के ये ट्रिक्स हमारे पास में रह जाते हैं दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर मैं वन बाय वन निकालने का प्रयास करूंगा। तो लिखूंगा टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल हमारा कितना है, चलिए देख लेते हैं। 7,600 प्लस 7,600 प्लस 3,800, तो कुल मिलाकर 19,000 अभी हमारा टोटल कैपिटल हमारे पास में है। तो इसमें से मैं लेस करूंगा, लेस अवेलेबल सरप्लस। तो कितना है अवेलेबल सरप्लस? 9,000 रुपीज मेरे पास में अवेलेबल सरप्लस है। 9,000 लेस अभी जो बैलेंस बचा उसको मैं क्या नाम दूंगा? उसको मैं नाम दूंगा मैक्सिमम लॉस। तो अभी 19,000 में से 9,000 चले गए, बैलेंस बचा 10,000। ये आ गया मेरा मैक्सिमम लॉस। और ये मैक्सिमम लॉस को मुझे पेड करना है, लेस या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, पेड नहीं कहते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स इन देयर रेशियो। देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर लेस नहीं लिखा था, अभी मैं नीचे लेस लिख रहा हूँ। क्यों? शायद आपको समझ में आ जाए इसकी वजह से। तो लेस डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स इन देयर रेशियो 10,000 रुपीज। तो 10,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे पास में रेशियो क्या है? तो वी हैव अ रेशियो 2:1। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2:1 रेशियो। और चलिए ये अमाउंट को मैं हम यहाँ पर ले लेते हैं ऊपर, तो आपको दिखाई देगा ठीक से। इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 4,000 रुपीज इज इक्वल टू 10,000 divided by 5 into 2, 4,000 rupees is equal to 10,000 divided by 5 into 1, 2,000 रुपीज। अभी हमें ये भी जोड़ के देखना है, जैसे हमने लास्ट टाइम नहीं जोड़ा था, तो ये अमाउंट सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो 4,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 10,000। जी है दोस्तों, तो ये अमाउंट बिल्कुल आपकी सही जा रही है। तो अभी जो बैलेंस बचा हमारे पास में, मतलब लेस होने के बाद में मैक्सिमम लॉस जैसे हमने पे कर दिया, उसके बाद में लेस होने के बाद में जो बैलेंस बचता है उसको हम क्या नाम देते हैं? तो उसको नाम देते हैं क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल
अकाउंट। तो क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट कैसे निकालेंगे? तो कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू 7,600 माइनस 4,000 रुपीज, 3,600। यहां पर भी उसी तरीके से 7,600 माइनस 4,000 रुपीज, 3,600। यहां पर भी उसी तरीके से 3,800 माइनस 2,000 रुपीज, 1,800 रुपीज हमारा ये अमाउंट आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने जैसे आपको कहा कि हमें कुछ अमाउंट्स चेक करनी होती हैं, तो वो क्या है चेक करने का हम देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेड टू ऑल पार्टनर्स। क्या पेड करना है, कितना पेड करना है? पेड टू ऑल पार्टनर्स मुझे 9,000 पे करना है, क्योंकि वो अभी मेरे पास में फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन कैश में बैलेंस पड़ा है 9,000 रुपीज। तो मुझे ये 9,000 कैलकुलेशन करके देखना है कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इज इक्वल टू 3,600 प्लस 3,600, उसके बाद में यहाँ पर बैलेंस है 1,800 रुपीज। तो 9,000 बिल्कुल सही आ गया दोस्तों, तो और हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा 3,600, यहाँ पर मैं लिखूंगा 3,600 और यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 1,800 रुपीज। तो कुछ इस तरीके से हमने पेड टू ऑल पार्टनर्स अमाउंट कर दी। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कुछ ग्रॉस रियलाइजेशन है या नहीं है। बैलेंस शीट को भी चेक करेंगे कि कुछ बैलेंस बचा है नहीं बचा है। यहाँ पर कुछ भी बैलेंस नहीं बचा है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रियलाइजेशन लॉस, कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर 0, चलिए यहाँ इसको हम ऊपर ले लेते हैं तो शायद आपको दिखाई देगा। कुछ इस तरीके का रियलाइजेशन लॉस हमें दिखाई देगा, इज इक्वल टू 7,600 माइनस 3,600, 4,000। इसको भी यदि अगर मैं यहाँ से ऐसे कर लूँ तो शायद अमाउंट आ जाए। जी अमाउंट आ गई दोस्तों, बिल्कुल अमाउंट आ गई। तो एक्सेल का यही थोड़ा सा फंडा अच्छा है कि मैं यदि अगर कहीं पर भी फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो अमाउंट वहाँ पर अपने आप से आ जाती है। तो कुछ इस तरीके का रियलाइजेशन लॉस हमारे पास में आ गया, एक्स को 4,000, वाई को 4,000 और जेड को 2,000 रुपीज। ये कैसे आया दोस्तों? तो आपको मालूम है 7,600 में से माइनस किए 3,600, 7,600 में से माइनस किए 3,600, 3,800 में से माइनस किए 1,800, 2,000 रुपीज बैलेंस वहां पर आ जाता है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके का ये प्रॉब्लम था दोस्तों हमारा आज का मैक्सिमम लॉस मेथड का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, मैंने ठीक से आपको समझाया होगा। यदि अगर हाँ दोस्तों तो एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और जल्दी ही हम यहाँ पर हमारा एक बेसिक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि पेड कोर्स होगा फॉर द फर्स्ट ईयर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, फाइनेंशियल अकाउंट का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। कुछ बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, वो कोर्स को भी ज्वाइन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ पर मैं रुकता हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे माय डियर फ्रेंड्स।